हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट पर। आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे 12th क्लास फिजिक्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए हम इस फिजिक्स का स्टार्ट कर रहे हैं और ये पूर्ण रूप से आपका रिवीजन रहेगा। और रिवीजन ही ना समझो इसको, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि आपके लिए इंपोर्टेंट डेरिवेशन की सीरीज चलाएंगे हम और 100 न्यूमेरिकल्स कराएंगे, तो ये उसी सीरीज का पार्ट है, ऐसा समझ लीजिए। क्योंकि मैंने सोचा इंपोर्टेंट डेरिवेशन कराऊं तो साथ साथ उसके थ्योरी भी खत्म कराता रहूं, क्योंकि फिर बाद का कोई चक्कर ही ना रहे। तो पूरी तरह से रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि अब हमारा पहला चैप्टर क्लास 12th की हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें हमारा लेसन 1 वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, तो इसका रिवीजन हम करेंगे। तो उसकी ये पहली वीडियो है और बिल्कुल पूरी तरह से हम इसको समाप्त करते हुए चलेंगे। जितने देखो इसमें थ्योरी आती रहेगी उसको जल्दी जल्दी समझाता रहूंगा। नोट्स आपको पीडीएफ में दे दिए, जैसे पहले चैप्टर के नोट्स दे दिए। जिनके पास नोट्स नहीं पहुंचे हैं तो वो जाकर डाउनलोड कर लेना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बात करेंगे हम इस चैप्टर की थ्योरी की, तो थ्योरी पूरी तरह से मैं समझा दूंगा, पीडीएफ में आपको मिल जाएगी, वहां से आप लर्न कर लीजिएगा। सारे डेरिवेशन में इस बोर्ड पर करा दूंगा, तो आपको इंपोर्टेंट सभी डेरिवेशन कराता रहूंगा मैं, ठीक है। चलिए, और 100 न्यूमेरिकल्स जो मैंने बताए थे कि बोर्ड परीक्षा के लिए जो 100 न्यूमेरिकल्स कराऊंगा वो भी मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। चलिए, तो हम बात कर लेते हैं, हम इस रिवीजन का स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो सबसे पहला टॉपिक आता है आपका वैद्युत आवेश, और इसको इंपोर्टेंट कर लेना भाई, बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए मैं लिख दे रहा हूं। 2022 के लिए क्या है, ये इंपोर्टेंट है। इंपोर्टेंट क्यों है? क्योंकि चैप्टर का नाम भी वैद्युत आवेश और ये कई बार परिभाषा आ चुकी है और इससे काफी सारे इंपोर्टेंट पॉइंट भी बनते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। सारे चीजों पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वैद्युत आवेश क्या होता है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज हम पढ़ेंगे तो उससे पहले हमको एक छोटा सा वर्ड आपको पता होना चाहिए, द्रव्य। द्रव्य क्या है? हालांकि ये जो द्रव्य मैं बोल रहा हूं, ये द्रव्य 9th 11th और आपका मोस्टली मैं बात करूं 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं में पढ़ाते हैं कि द्रव्य क्या है, जिसमें आयतन होता है, जिसका आकार होता है, यानी कि जिसमें आयतन हो, भार हो, समझ रहे हो, वो सब द्रव्य है। लेकिन नॉर्मली, और हमने बताया था और आपने 9वीं में 5वीं में पढ़ा होगा कि ब्रह्मांड में उपस्थित वो हर वस्तु जिसको हम छू सकते हो, जिसको हम महसूस कर सकते हो, जिसको हम देख सकते हो, ठीक है, जिसको हम टच कर सकते हैं, वो सब द्रव्य कहलाती है। बताया था, यानी कि जिनको हम ज्ञानेंद्रियों से हम आभास कर सकें, पता कर सकें, वो सब क्या है, द्रव्य है। तो ये हमारा इंटर में आपका द्रव्य पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये आना तो आपकी परिभाषा आएगी, क्योंकि ये सभी को पता होती है। लेकिन हमारा द्रव्य आपको बताने का मतलब ये था कि हमारी ये परिभाषा द्रव्य से ही जुड़ी हुई है। कैसे जुड़ी हुई है? देखिए, मेरे हाथ में ये मार्कर लग रहा है क्योंकि हम इसको छू पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं, ठीक है, स्पर्श कर पा रहे हैं, तो ये सब द्रव्य है। ये शर्ट हमने टच कर ली, ये द्रव्य है। ये मैंने अपना हाथ टच कर लिया, है ना, देख लिया हमने, देखने मात्र से ही द्रव्य है, ठीक है। महसूस कर रहे हैं हम, कोई गैस है, परफ्यूम लगाया, अरे ऐसे बोले यहाँ पे बदबू आ रही है, तो ये क्या है, हम देख नहीं पा रहे बदबू को, लेकिन हम महसूस कर पा रहे हैं, सूंघ पा रहे हैं, है ना। जैसे कि हमें हवा लग रही है, हमें ठंडी लग रही है, तो हम क्या कर रहे हैं, ठंडी हम देख पा रहे हैं, ठंड को नहीं देख पा रहे हैं ना, लेकिन उसको महसूस कर पा रहे हैं, तो वो भी क्या है, द्रव्य है, ठीक है। वायु, ठंडी हवा चल रही है, वायु बहुत सारी गैसों का मिश्रण होती है ना, वो सब क्या है, आपकी द्रव्य होती है। ठोस, द्रव, गैस। द्रव्य की बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, फिर इसके बाद में भी प्लाज्मा आती है, ठीक है। नॉर्मली आपको पता होनी चाहिए, जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं इनकी कितनी, देखो नॉर्मली आपने पढ़ी होंगी, ठोस, द्रव, गैस। एक चौथी अवस्था भी होती है द्रव की, जिसे हम प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है। ये 4th स्टेट होती है। एक 5वीं स्टेट भी है, बॉस-आइंस्टीन कंडेंसन, ये BEC, ठीक है। इन सब के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल हम पर ये तुम्हें आज बहुत बच्चों को ये नई चीज पता चली होगी, यानी कि 1 पहली 2 3
और ये 4 और ये 5। द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं? अब तक पढ़ी थी आपने 3, लेकिन मैंने आपको कितनी अवस्थाएं बता दी? द्रव्य की 5 अवस्थाएं बता दी। और भी हैं लेकिन उन पर अभी रिसर्च चल रही है, लेकिन मैं फिलहाल आपको मैं बताऊं कि द्रव्य की ये 4 स्टेट तो कंपलसरी हो गई हैं। अब जो किताबें आ रही हैं, कंपटीशन आ रहा है, उन सब में क्या आती हैं? द्रव्य की कितनी अवस्थाएं पढ़ाई जाती हैं? 4। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। इसमें क्या होता है कि जो एक उच्च दाब पर गैस के अणु आयनित अवस्था में मिलते हैं, उस अवस्था को हम प्लाज्मा कहते हैं। बाकी इनके ऊपर हम विस्तृत जानकारी करेंगे, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है, यदि हम इन पर पढ़ने लग गए तो फिर ये टॉपिक बिछड़ जाएगा। मेरे को बहुत इंटरेस्ट आता है हर चीज की बाल की खाल खींचने में, लेकिन हम बाद में बात करेंगे। एक 5वीं अवस्था भी होती है, BEC, यानी कि बॉस आइंस्टीन कंडेंसन। ठीक है, चलिए खैर छोड़िए, इनको हम अलग रखते हैं, ये सब हम बाद की बातें हैं। फिलहाल हम बोर्ड पर डिस्कस करें, क्योंकि ये सारी चीजें तो फिर कभी भी डिस्कस कर लेंगे। ओके, चलिए, तो वैद्युत आवेश क्या है? द्रव्य का एक गुण होता है, द्रव्य की एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसके द्वारा, यानी द्रव्य की वह प्रॉपर्टी, यानी कि द्रव्य का एक ऐसा गुण जिसके द्वारा वह यानी कि जिसके द्वारा द्रव्य चुंबकीय प्रभाव या वैद्युत प्रभाव, ऐसा लिखिए, जिसके द्वारा वैद्युत प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव का अनुभव करता हो या उसको उत्पन्न करता हो। या तो यानी द्रव्य का एक ऐसा गुण या द्रव्य का वह गुण जिसके द्वारा द्रव्य वैद्युत प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता हो या इसको अनुभव करता हो, उसको हम बोलते हैं आवेश। ठीक है, समझ आ गई? तो वैद्युत आवेश क्या है? वैद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण होता है जिसके द्वारा द्रव्य वैद्युत प्रभाव या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या वैद्युत प्रभाव या चुंबकीय प्रभाव अनुभव करता है। यदि ये इसमें कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी आ जाए जिसके द्वारा ये वैद्युत प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव का अनुभव करे या वैद्युत प्रभाव या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करने लगे, तो हम कह देंगे इस पर क्या आ गया? आवेश आ गया। ओके, एक वैज्ञानिक थे, हम बात करेंगे थोड़ी सी इसके बारे में। 1750 ईस्वी की मैं बात करूंगा, और एक बेंजामिन फ्रैंकलिन, क्या नाम था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। सत्रह सौ 1750 की हम बात करेंगे। इसमें एक वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने आवेश को कितने भागों में बांटा था? इन्होंने आवेश को 2 भागों में बांटा था। नंबर 1 धन आवेश, नंबर 2 ऋण आवेश। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ये बात किसने कही थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कही थी। कौन सी सन में कही थी? 1750 में। तो ये चीज आपको कंपटीशन के हिसाब से इंपोर्टेंट रखनी है। चलिए आगे बात करते हैं। इसके बारे में आपको पता ही है कि जब देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, जब ये दोनों एक दूसरे के पास आएंगे, यानी कि दोनों एक दूसरे के पास, यानी कि अलग अलग चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के पास आएगा, तो यानी कि उनके बीच में कौन सा बल लगता है? आकर्षण। इनके बीच में क्या होता है? आकर्षण। बोले तो ये एक दूसरे के अट्रैक्ट होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, या मैं बात करूं नेगेटिव पॉजिटिव। समझ में आ रही है बात? ये इन आवेशों की, वैद्युत आवेश की प्रॉपर्टी होती है कि जब धन आवेश और ऋण आवेश को पास में लाया जाता है तो उनके बीच में क्या होता है? आकर्षण उत्पन्न होता है, वैद्युत आकर्षण। इसके विपरीत में यदि बात करूं, पॉजिटिव पॉजिटिव को यदि मैं पास लेकर आऊं, यानी 2 धन आवेश हैं, जैसे कि मेरे पास में ये देखिएगा, कहां गया मेरा मार्कर का कैप? चलो कैप को बाहर में जाने दो। ये देखिए, ये ब्लैक मार्कर, ये भी ब्लैक। सपोज दैट ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। जब इनको मैं पास लेकर आऊं तो इनके बीच में कौन सा बल लगेगा? वैद्युत प्रतिकर्षण। कौन सा बल लगेगा? इनके बीच में लगेगा प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण का बल लगेगा, अर्थात इनके बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण। तो एक दूसरे को ये क्या करेंगे? दूर भगाएंगे। ऐसे यदि मैं नेगेटिव नेगेटिव की बात करूं
तो ये भी एक दूसरे को क्या भगाएंगे, दूर। इनके बीच में भी क्या लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा। समझ में आ गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जो वैद्युत आवेश है किन्हीं यानी कोई भी द्रव्य यानी कोई भी वस्तुओं पर हम वैद्युत आवेश उत्पन्न करेंगे तो वो 3 प्रकार से उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी वस्तु पर जो आवेश है, आवेश का जो उत्पन्न यानी कि आवेश किन विधियों से आ सकता है, तो उसकी 3 विधि हैं। नंबर 1, घर्षण के द्वारा हम किसी वस्तु पर आवेश उत्पन्न कर सकते हैं। घर्षण समझ रहे हो, घिस के। कभी देखा होगा हम बालों में ऐसे करके घिस लेते हैं और कागज के टुकड़ों पर लेकर आते हैं तो कागज के टुकड़े चिपक जाते हैं, तो उनके बीच में भी आकर्षण आ जाता है। ठीक है, नहीं तो बिल्ली की खाल से आबूनस की छड़ को हम कर दें फिर गुब्बारे के पास ले जाएं तो चिपक जाता है। तो ये सारी चीजें होती है, घर्षण से हमारा क्या हो जाता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, दूसरी हम अभी बात करेंगे चालन विधि द्वारा। क्या चालन? चालन का मतलब क्या होता है कि हमने एक लोहा है या कोई भी वस्तु है, एक चालक तार से जोड़ी और दूसरे वाले कोई विद्युत सोर्स से जोड़ दी, यानी स्रोत, जहां से हम विद्युत कोई वोल्टेज स्रोत है जहां से आवेश उत्पन्न हो रहा है, तो वो आवेश उस सोर्स से, सपोज दैट ये सोर्स है और यहां से हमने एक तार द्वारा और एक ये प्लेट है इसको जोड़ दिया, तो यहां से कुछ आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज इधर जाएगा तो ये इस पर क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा, नहीं इस पर उत्पन्न हो जाएगा, यानी चारों तरफ फैल जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, इस चालन, इसको बोलेंगे हम चालन, क्योंकि चलकर जा रहा है, एक चालक तार से जुड़ा हुआ है और यहां से यहां तक पहुंच गया, चालन। और एक होता है आपका प्रेरण द्वारा। प्रेरण क्या होता है? प्रेरण समझिए जैसे कि आपको एक कोई कॉइल है यानी कि एक वस्तु है या एक कोई कुंडली है, उसके पास में हम एक दूसरी कुंडली रख देते हैं और इसमें हम वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इस दूसरे में क्या हो जाएगा, एक आवेश उत्पन्न हो जाएगा, इस दूसरी पर आवेश उत्पन्न हो जाएगा, यानी बिना टच करे। आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है। आपको थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझाना चाहूं, आपने चुंबक देखी होगी, चुंबक। क्या? चुंबक। चुंबक में क्या होता है, जरा आपको ये देखिएगा, एक चुंबक है एक दूसरी चुंबक है। तो कभी हमने चुंबक देखी होगी ऐसे करके, बचपन में बहुत खेलते थे कि ऐसे करके वो दोनों चुंबक आपस में चिपक जाती हैं एकदम कटक दिशना, एक पास में लेकर, तो उनके बीच में कुछ ना कुछ चीजें हैं जो बिना दूर से ही चिपका रही है। चलो उसे छोड़ो, यदि इस चुंबक को हम घुमा के लगा देते हैं, 2 चुंबक हैं, तो वो दूसरा ही चुंबक दूर 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 जाती रहती है। तो उसके बीच में ऐसा क्या है, यदि हम इसको कभी देखा 2 चुंबक हैं ऐसे करके लाए, चिपक जा रही है, लेकिन उस चुंबक को हम घुमा के लगा देते हैं ऐसे, तो इसको पास लाते हैं तो दूसरी चुंबक अपने आप दूर दूर भागती रहेगी। क्यों भाग रही है भाई, वो चिपक क्यों नहीं रही? तो इनके बीच में यानी यहां पर कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज है, तो उसी को बोलते हैं हम प्रेरण, यानी कि एक के पास एक दूसरे, माने एक में हरकत करेंगे दूसरी पर वो अनुभव होती है। ठीक है, और बाकी हम इनके ऊपर डिस्कस करेंगे, घर्षण क्या है, चालन क्या है, ये सारे कुछ आगे विधियां हैं। इन विधियों, घर्षण विधि, चालन विधि और प्रेरण विधि के द्वारा हम किसी वस्तु पर आवेश उत्पन्न कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो आवेश के बारे में ये खत्म हो गया। बाकी इतनी चीजें हैं, इतना ज्यादा इसमें ज्यादा आपको डिस्कस करने की कोई आवश्यकता नहीं। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, वैद्युत आवेश का वैद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। आखिर ये क्या होता है भाई, ये क्या वाला है? कोई भी बात नहीं है। देखो, ये वैद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत यही वो सिद्धांत है जो बताता है कि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे तो क्या होगा और इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो क्या होगा। किसी वस्तु पर धनावेश कैसे उत्पन्न होता है, किसी वस्तु पर ऋणावेश कैसे उत्पन्न होता है, आखिर धनावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ जाते हैं यार, धनात्मक यानी कि आपका प्रोटॉन कैसे बढ़ जाते हैं। तो ये सारा कुछ यही सिद्धांत बताता है, यहीं से हम सारी कुछ जानकारी करते हैं। देखिए कैसे ये सिद्धांत कहता है, इसको इंपोर्टेंट कर लेना, ये आपके लिए इंपोर्टेंट है और इसकी थ्योरी आपको नोट्सों में मिली जाएगी। देखिए, समझने का प्रयास करिए।
कि आप सभी बचपन यानी कि 9th क्लास से ही पढ़ाना स्टार्ट हो जाता है, परमाणु, अणु वगैरह वगैरह, ठीक है। तो हम बात करेंगे यानी कि प्रत्येक वस्तु जो होती है, नॉर्मली हम बात करेंगे, पूरे डिस्कस करेंगे, कोई भी वस्तु वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है जिनको हम अणु कहते हैं। सिंपल सी बात है, कोई वस्तु जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है जिनको हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं, राइट। अणु भी अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। देखो मैंने क्या कही है, प्रत्येक वस्तु छोटे छोटे कणों से, किससे, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है जिनको हम अणु कहते हैं। अणु भी बहुत छोटे से होते हैं, यानी कि हम बात करेंगे अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं अणु, और छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। यानी वस्तुओं में बहुत सारे छोटे छोटे कण, जैसे हमारे बात करें, एक घर है और घर बहुत छोटे छोटे कमरों से मिलकर बना हुआ है, और कमरे भी ईंटों से मिलकर बने हैं, ईंट भी मिट्टी से मिलकर बनी है ना। तो वही सारी चीजें हैं। तो वस्तु में बहुत छोटे छोटे कण होते हैं जिनको हम अणु कहते हैं। अणु भी छोटे छोटे और अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं जिनको हम परमाणु कहते हैं। अब बात आ रही है माइक्रोस्कोप के अंदर, यानी इस परमाणु के अंदर भी कुछ और होता है। क्या होता है, आपने जाना था कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो हम बात करेंगे परमाणु के अंदर एक अति सूक्ष्म भाग होता है जिसको हम नाभिक कहते हैं। परमाणु के अंदर एक सूक्ष्म भाग होता है। क्या होता है, एक सूक्ष्म भाग होता है जिसको हम क्या कहते हैं, नाभिक। और परमाणु का समस्त द्रव्यमान इसी नाभिक में केंद्रित रहता है। और इस नाभिक में क्या चीज पाई जाती है, ये नाभिक है, नाभिक में आपका क्या चीज पाई जाती है, नाभिक में आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, वस्तु छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी जिसमें अणु, जिनको हम अणु कहते हैं। अणु अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं जिनको हम परमाणु कहते हैं। और परमाणु अति सूक्ष्म, यानी परमाणु में एक सूक्ष्म भाग होता है जिसको हम नाभिक कहते हैं। और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं और इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। समझ में आ गई, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कहां पाए जाते हैं भाई, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन यहां पे इसके अंदर पाए जाते हैं। और नाभिक की, ये नाभिक है आपका, और नाभिक के चारों ओर क्या होती हैं, कक्षाएं होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहा होता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अब देखो इस परमाणु में, यानी ये परमाणु की बात चल रही है, पूरे किसकी बात चल रही है, ये एक परमाणु की बात चल रही है। ठीक है, इस परमाणु में क्या है, एक अंदर सूक्ष्म भाग है जिसको हम नाभिक कहते हैं। और नाभिक के चारों ओर बहुत सारी वृत्ताकार कक्षाएं हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। न्यूट्रॉन उदासीन होता है, ये सभी जान लेना। न्यूट्रॉन क्या रहता है, उदासीन, उस पर ना तो पॉजिटिव चार्ज रहता है ना और न्यूट्रल, न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल, उदासीन रहता है, वैद्युत उदासीन, ना तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही नेगेटिव चार्ज होता है। पी प्रोटॉन, प्रोटॉन की हम बात करें, ये पॉजिटिव होता है। कैसा होता है, पी फॉर पॉजिटिव, यानी धनात्मक होता है। और आपका इलेक्ट्रॉन, ई फॉर नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, याद रखना। ठीक है, एन से नेगेटिव मत कर देना, ये न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन उदासीन होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। ठीक है, तो मतलब क्या, अब इसमें देखिए एन तो न्यूट्रॉन है, उस पर तो जीरो आवेश है, कोई आवेश नहीं है, जीरो, खत्म कहानी। पी से पॉजिटिव, यानी कि इसमें प्रोटॉन है तो वो पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव है। और इस पूरे परमाणु की बात करें तो इस परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। भाई मैं एक परमाणु की बात कर रहा हूं, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हैं और इसमें 10 ही प्रोटॉन है, तो इस पर आवेश कितना होगा, जीरो होगा। क्यों, क्योंकि 10
भाई ई का मतलब क्या, नेगेटिव, 10 तो इस पर नेगेटिव है, पी का मतलब पॉजिटिव, 10 पॉजिटिव है, 10 ही चीज नेगेटिव 10 ही पॉजिटिव, तो दोनों को कुल मिला के कितना, 0 है भाई। 4 पॉजिटिव और 4 ही नेगेटिव, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। समझ रहे हो? तो वही चीज कि इस परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अतः परमाणु विद्युत उदासीन होता है, अर्थात परमाणु पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। इतना समझ में आ गया भाई? हमारा नाभिक था, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जा रहे हैं और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही उसमें प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन धनात्मक होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है, अतः एक परमाणु में जितना धनात्मक आवेश होता है उतना ही उसमें ऋणात्मक आवेश होता है, अतः वो विद्युत का उदासीन होता है। अर्थात हम पूरे परमाणु की बात करें तो परमाणु कैसा होता है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। क्यों नहीं होता चार्ज? क्योंकि उस पर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव होता है, प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और दोनों का कंबाइंड हम जोड़ के हम बात करेंगे तो वो कितना होता है, 0 बैठता है। ठीक है, चलो एक परमाणु, क्योंकि परमाणु में जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, तो काम खत्म, पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर है तो उसमें 0 आ गया। अब बात करेंगे हम ये धनात्मक और ऋणात्मक परमाणु कैसे बनता है, आवेश कहां से आता है, वो ऐसे आता है। यदि हम इस परमाणु में बाहर से एक इलेक्ट्रॉन डाल दें तो क्या हो जाएगा, इस पे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी। सपोज दैट कि मेरे पास एक परमाणु है और इस परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन हैं और 10 ही इसमें प्रोटॉन है, तो 10 नेगेटिव 10 पॉजिटिव, तो कुल मिला के तो ये 0 बैठेगा, इस पर आवेश नहीं रहेगा, शून्य आवेश रहेगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाए, जब एक इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ जाएगा तो मतलब क्या होगा भाई, 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन, तो ये तो मिलके 0 हो जाएंगे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो मतलब क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव आ जाएगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी तो हम कह देंगे कि ये परमाणु कैसा हो जाएगा, ऋण आवेशित हो जाएगा, इस पर क्या आ जाएगा, ऋण आवेश आ जाएगा। ठीक, तो जब भी कभी परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने लगे या इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाए तो कह देंगे कि वो परमाणु ऋण आवेशित होता है, या वो वस्तु ऋण आवेशित हो जाएगी। या किसी वस्तु में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ जाए, सपोज दैट कि मैं इलेक्ट्रॉन नहीं, इसमें एक प्रोटॉन बढ़ा दूं, तो प्रोटॉन बढ़ाने का मतलब क्या है भाई, ये 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन ये तो मिलकर 0 हो जाएंगे, लेकिन एक प्रोटॉन बढ़ जाएगा तो मतलब क्या, एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया तो मतलब क्या, ये प्रोटॉन कैसा हो जाएगा, धन आवेशित हो जाएगा, इस पर क्या आ जाएगा, धन आवेश आ जाएगा। तो थ्योरी में आपका पूरी तरह से लिखा हुआ है सारा कुछ कि जब नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः परमाणु विद्युत का उदासीन होता है। जब कभी भी किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है तो वो ऋणात्मक हो जाता है, और जब किसी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ जाती है तो वो धनात्मक हो जाता है। समझ में आ गई ना, धनात्मक और ऋणात्मक कैसे होता है। तो कोई वस्तु धनात्मक और ऋणात्मक किस वजह से होती है, क्योंकि वो विद्युत की उदासीन होती है, और जब उस पर कोई आवेश आ जाए या कोई चार्ज आ जाए, चार्ज कैसे आएगा, या तो मैं इसको घिस दूं, या मैं इसको चालन एक तार द्वारा जोड़ दूं, या प्रेरण द्वारा, होता है ना, तो वो सारी चीजें क्या होती है, इसमें से इलेक्ट्रॉन या तो आ जाएगा या तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन, सपोज दैट अभी तो मैं बात कर रहा था एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, या ये बाहर घूम रहा है, बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ये घूमता हुआ निकल जाए बाहर, कोई एक ऐसी रिएक्शन कराऊं इसमें, इस इलेक्ट्रॉन को मैं बाहर निकाल दूं। अभी 10 इलेक्ट्रॉन थे इसमें, 10 इलेक्ट्रॉन थे और 10 प्रोटॉन थे। अब मैंने इस बाहरी कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन को मैंने बाहर निकाल दिया, बाहर निकल गया ये। जब एक इलेक्ट्रॉन इसमें बाहर निकल गया तो अब कितने, 9 इलेक्ट्रॉन बचे, 9 इलेक्ट्रॉन बचे, 10 प्रोटॉन है। तो आपको क्या पता चलेगी भाई, 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन मिलकर तो 0 हो जाएगा भाई, 9 नेगेटिव 9 पॉजिटिव मिलकर 0। और इसमें क्या है, 10 प्रोटॉन थे तो एक प्रोटॉन बचेगा, यानी प्रोटॉनों की संख्या बढ़ गई, बढ़ी ना बढ़ी। जब प्रोटॉनों की संख्या बढ़ गई तो ये कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। क्यों हो गया पॉजिटिव, क्योंकि इसमें 9 प्रोटॉन और एक प्रोटॉन और एक्स्ट्रा है, जो एक्स्ट्रा है वही या तो नेगेटिव हो जाएगा या पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं इसलिए वस्तु इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत यही कहता है कि जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है तो वो
ऋणात्मक हो जाता है, और जब किसी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ जाती है तो वो धनात्मक हो जाता है। धनात्मक क्यों होता है? क्योंकि ये विद्युत का उदासीन होता है और इसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें उतने ही प्रोटॉन होते हैं, तो इस कारण से उसमें आवेश जो होता है वो 0 होता है। जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो नेगेटिव आ जाता है और प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी तो पॉजिटिव हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का बेसिकली मतलब ये है कि ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से बढ़ा है और प्रोटॉन किस तरह से बढ़ा है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। अब सीधे सीधे बात आ जाती है आपकी आवेश की। हम बात कर रहे हैं तो आवेश किस तरह से विद्युत क्षेत्र और किस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, और आवेश के मात्रक वगैरह की हम बात करेंगे। ठीक है, बात करेंगे हम, आवेश की बात चल रही थी, वैद्युत आवेश की। ठीक है, अब इस वैद्युत आवेश की हम बात चल रही थी, तो वैद्युत आवेश इसको हम नॉर्मली Q से प्रदर्शित करते हैं। और ये जो आवेश है, यदि हम बात करेंगे, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आवेश यदि स्थिर है, स्थिर मतलब रुका हुआ है, यानी कि आवेश गति नहीं कर रहा है, एक जगह स्थिर है, तो वो केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। क्या करेगा? केवल वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, और आवेश यदि गति कर रहा है, गतिमान आवेश, आवेश यदि स्थिर है तो वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और आवेश यदि गति कर रहा है, और गति भी दो तरीके से होगी, या तो वो एक समान वेग से गति करे या असमान वेग से। यानी कि या भाई कोई चीज रुकी हुई है तो वो तो रुकी हुई है। मान लीजिए मैं ऐसा हूं, यदि मैं दौड़ने लगूं, दौड़ने की भी दो कंडीशन होंगी, या तो मैं जिस एक चाल से ही दौड़ता रहूं तो वो स्थिर चाल कहलाएगी, और यदि मैं कभी अपने वेग को बढ़ा लूं कभी घटा लूं तो वो क्या हो जाएगी? अस्थिर, मतलब असमान वेग हो जाएगा। तो यदि वो समान वेग से चल रहा है, समान वेग या स्थिर स्थिर चाल से गतिमान है, एक कंडीशन, या तो समान वेग से यानी एक समान वेग से चल रहा है, या स्थिर चाल से। ठीक है, स्थिर चाल से वो चल रहा है, तो तब क्या हो जाएगा? वैद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र। यदि आवेश गतिमान है, या गतिमान आवेश गति भी कैसे कर रहा है? यदि आवेश समान वेग से, या हम बात करें स्थिर चाल से गति कर रहा है, तो वो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। ठीक है, और यदि असमान वेग से, यदि आवेश असमान वेग से चलेगा, यानी कि वो कभी अपने वेग को बढ़ा रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है उसका वेग, तब वो क्या करेगा? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ध्यान से समझ लेना, वैद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, और साथ में प्लस अपनी ऊर्जा को भी उत्सर्जित करता है, अपनी वैद्युत ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। वैद्युत ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा किसके रूप में? वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। यदि आवेश रुका हुआ है, स्थिर है, तो वो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। यदि आवेश गति कर रहा है, और गति भी समान वेग से गति कर रहा है, एक समान वेग से बढ़ता जा रहा है, तो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। और यदि आवेश असमान वेग से चल रहा है, अर्थात अपने वेग को बढ़ाता जा रहा है या घटाता जा रहा है, तो वो अपने वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के साथ अपनी ऊर्जा का भी उत्सर्जन करता है, अर्थात अपनी, यानी कि वैद्युत चुंबकीय तरंगें भी निकालता है अपने आप से। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलो ये खत्म आवेश के बारे में। हाँ, आवेश के कुछ मात्रक, इसका मात्रक क्या होता है?
मात्रक इसका कूलाम होता है। ठीक है, इसकी विमा की हम बात कर लें, विमा एटी हो जाएगी। आवेश की विमा की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, और इसका एक सीजीएस मात्रक स्टैट कूलाम होता है। इसका सबसे छोटा मात्रक, आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? आवेश का वैद्युत चुंबकीय मात्रक। ठीक है, तो वो आप लिख दोगे, आवेश का सबसे छोटा मात्रक या वैद्युत चुंबकीय मात्रक की हम बात करेंगे तो स्थिर विद्युत इकाई, या इसको हम बोलेंगे फ्रैंकलिन या ईएसयू, स्थिर वैद्युत इकाई, स्थिर वैद्युत इकाई, ईएसयू इसे बोलते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ा मात्रक आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? फैराडे। बाकी आप नोट्सों में देख लेना, इसमें काफी सारे पॉइंट लिख रखे हैं मैंने। आई होप कि आपको आवेश का सारा कुछ समझ में आ गया होगा आज। ठीक है, तो आवेश के बारे में इतना ही करेंगे, और आवेश की जितनी भी चीजें हैं आपको होप कि सब समझ में आ गया हो। बाकी डेरिवेशन अगली वाली वीडियो से स्टार्ट होंगे आपके इंपॉर्टेंट। बाकी थ्योरी की एक आध वीडियो बढ़ेगी इसी तरीके की, जल्दी जल्दी खत्म कराता रहूँगा आपको मैं। कल आपका यानी दूसरी जो वीडियो आएगी उसमें आपका डेरिवेशन कराया जाएगा। मिलेंगे एक खुश वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय।